तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन से पहले एक टॉपिक छूटा हुआ है जिसको हम छोड़ दिए थे, तो उसमें था वो प्लूम इक्वेशन। ठीक है, प्लूम का जो इक्वेशन था उसको हमने पढ़ा नहीं था, तो पहले उस पर चर्चा करते हैं फिर आगे चलेंगे। जैसे कि प्लूम इक्वेशन में बात करूं, तो सबसे पहला जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है कंसंट्रेशन का, जिसमें वो एक्स वाई डायरेक्शन में बात चल रही है। मतलब प्लूम है, और उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो विंड का मूवमेंट होने वाला है उस पर चर्चा चल रही है। जैसे कि आपका चिमनी है, चिमनी से अगर ऐसे गैस निकल रहा है तो इस प्लेन में बात चल रही है। ये वाला जो प्लेन है इस पे बात चल रही है कि इसमें कैसा होगा सिस्टम। ठीक है, तो इस प्लेन में हम देख रहे हैं कि हवा कैसे मूव कर रहा है, क्या उसका इक्वेशन है। ओके, so here you can see the equation is stating that concentration C equal to Q, that is the rate of emission upon U, that is the wind speed in the x direction, pi sigma y sigma z। ठीक है, सिग्मा वाई क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इन द वाई डायरेक्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन इन द जेड डायरेक्शन, सिग्मा जेड। ठीक है, माइनस डिस्टेंस अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द विंड। ये वाई हो गया आपका। देन कम्स 2 सिग्मा वाई स्क्वायर। ओके, एंड जेड जो है वो आपका अलोंग द वर्टिकल एक्सिस डिस्टेंस है, एच आपका स्टैक हाइट है। ये स्टैक हाइट, इफेक्टिव स्टैक हाइट, दिस का एच। तो एच की वैल्यू एच स्क्वायर रहेगी, यहाँ पे 2 सिग्मा जेड का स्क्वायर रहेगा, और ये आपका प्लूम इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, दैट वी शुड नो कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं दोज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, और इसमें आपको ये दोनों वैल्यू दिया रहता है, वाई भी दिया रहता है, एच भी दिया रहता है आपको, यू एंड क्यू दिया रहता है, कंसंट्रेशन पूछता है। तो अगर ये पता हो आपको तो आप निकाल सकते हो, किसको? सी को निकाल सकते हो। ठीक है, तो इनमें से कोई भी अगर इक्वेशन दिया है और एग्जाम में पूछ रहा है कि आप इसको निकाल के दिखाओ, तो बी रेडी टू डिराइव दिस आउट। ठीक है, अब इसमें कोई मना नहीं करने का। एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जरूर करना। इसके बाद आता है इनमें कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे कि ग्राउंड लेवल जो कंसंट्रेशन सी होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एमिशन रेट और सोर्स का स्ट्रेंथ। वो तो फॉर्मूले से ही पता चल रहा है। ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन सी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द विंड। ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन सी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव हाइट। हायर विंड स्पीड reduces the effective height of the stack। ये भी दे रखा है, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं। एज assumption you can see this। ठीक है, ये एक प्लूम बिहेवियर का एक छोटा सा पोर्शन था जो कि छूट गया था, दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर। ओके, नाउ वी विल कमिंग टू दी वाटर पोल्यूशन। ठीक है, चलो वाटर पोल्यूशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था हम लोगों ने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कवर कर दिया था। स्टिल वी विल मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन की। तो इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन में बहुत सारा टाइप है। वाटर कम्स फ्रॉम द मेनी सोर्सेस, इस वजह से। अब फिर बात आता है न्यूट्रिएंट पोल्यूशन का। तो न्यूट्रिएंट पोल्यूशन में क्या है कि सम वेस्ट वाटर
फर्टिलाइजर्स, सीवेज कंटेन हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। इफ दे एंड अप इन द वाटर बॉडी, दे एनकरेज किसके ग्रोथ को, एक तो एल्गी एंड वीड्स के ग्रोथ को, दो चीजों को ये प्रमोट करता है इन दी वाटर। सो टू मच एल्गल ग्रोथ will use up all the oxygen in the water, okay, and the organism in the water will die out of oxygen starvation। जो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, पहला चीज इन्होंने बताया कि एल्गी और वीड्स, इन दोनों का ग्रोथ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो आपका मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन को क्या करेगा, सक आउट कर लेगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो वाटर में ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो ऑक्सीजन स्टार्वेशन की वजह से डाई आउट हो जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो मर जाएंगे। क्लियर। तो ये न्यूट्रिएंट पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है जो कि वाटर पोल्यूशन में इंक्लूडेड है। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो आगे क्या बोलता है, सरफेस वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो सरफेस वाटर पोल्यूशन की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें क्या दिखाता है, सिंपली अगर हम बात करें सरफेस वाटर पोल्यूशन की, तो सरफेस वाटर में तुम्हारा इंक्लूड होता है नेचुरल वाटर जो कि अर्थ सरफेस पे है, लाइक आपका रिवर, लेक, लगून, ओशन, एस्चुअरीज, ठीक है। इन सब में जो भी वाटर लाई कर रहा है, दोज आर फ्रेश वाटर, है ना। इसमें पॉन्ड भी आ जाएंगे, वो सरफेस में भी मिलता है। तो एक सरफेस वाटर कैसे पॉल्यूट हो सकता है, फिर चर्चा में ये भी आ सकता है कि सरफेस वाटर है, हाउ इट कुड बी पॉल्यूटेड। तो इसका पॉल्यूशन तभी हो सकता है जब इसमें क्या हो, हाजर्डियस सब्सटेंसेस का डिसोल्यूशन हो, ठीक है। कोई भी हाजर्डियस सब्सटेंस अगर सरफेस वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, उसको फिजिकली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है कि कोई भी हाइड्रेटेड सब्सटेंस अगर डिजोल्व होता है या मिक्स हो जाता है हमारे सरफेस वाटर से, तो इट कैन पोल्यूट दी सरफेस वाटर। ओके, इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन आता है दूसरा टाइप ऑफ पोल्यूशन, जो कि है ऑक्सीजन डिप्लीशन, ठीक है। तो एक अगर हम बात करें इसमें वाटर पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये ऑक्सीजन डिप्लीशन क्यों होगा, क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो उसका कारण क्या हो सकता है कि वाटर बॉडीज हैविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन हैविंग ऑक्सीजन डिप्लीशन वाला प्रॉब्लम, ठीक है। क्या बोलता है कि व्हेन टू मच बायोडिग्रेडेबल मैटर easily decay end up in the water, it encourages more microorganism growth। सही बात है, बहुत ज्यादा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल अगर कहीं पर डिपोजिट होगा तो वो आपका इसको बढ़ाएगा, करेक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को दे विल इंक्रीज, करेक्ट।
and they use up more oxygen in the water. ठीक है? If the oxygen is depleted, aerobic organism die and anaerobic organism grow more to produce harmful toxins such as ammonia and sulfides. Clear? 1 minute. Good evening, good evening. प्रियंका हेलो, रजवाना हेलो, कृष्णा इतने दिन बाद क्या हुआ? मेरी आवाज, मैं इसलिए थोड़ा रोका। मेरी आवाज क्लियर है या नहीं है? हेलो प्रियंका। ये तो हो ही जाएगा। कृष्णा जल्दी तो रिकवर हो ही जाओगे। पपीता खाओ। और ऊपर से ठंड का मौसम है। ट्राई टू रिकवर सून। चलो, हमको आए थे बस देखने के लिए कि साउंड क्लियर है या नहीं है। लेट अस स्टार्ट। ओके। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि दो चीजें सोचने वाली बात है। अगर ऑक्सीजन डिप्लीट कर जाएगा और एरोबिक ऑर्गेनिज्म डाई हो जाएंगे, ठीक है, तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ बढ़ेगा, है ना, जो कि हार्मफुल टॉक्सिन्स पैदा करेंगे, जिसमें कि सबसे ऊपर है एमोनिया और दूसरे नंबर पे है तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, एक तो एमोनिया है और दूसरा है सल्फाइड्स। सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस होता है, सल्फर सल्फाइड्स होगा, वाटर में तो सल्फाइड्स पैदा होगा। ठीक है, जैसे कि जिंक ब्लेंड, ठीक है, जिंक सल्फाइड, गैलेना होता है, लेड सल्फाइड, तो ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिप्लीटिंग में ये सारे आएंगे। इसके बाद आता है तुम्हारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। हम जब ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन पे जा रहे हैं तो हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि ग्राउंड वाटर में बहुत ही लिमिटेड टाइप ऑफ पॉल्यूशन हो सकता है। एक तो पेस्टिसाइड है, क्लियर कट। दूसरा केमिकल पॉल्यूशन भी हो सकता है ग्राउंड वाटर में, जब तुम केमिकल्स को नीचे जाने दोगे तब। और एक तो हो सकता है रेन वाटर के थ्रू से भी जाए। ठीक है, अब अंडरग्राउंड वाटर में तो पॉल्यूशन सिर्फ एक ही चीज से होता है, वो वर्ड हमने सुन रखा है, लीचेट। लीचेट पॉल्यूशन से ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन ज्यादातर होता है। ठीक है, फिर बात आता है माइक्रोबियल। तो समटाइम्स देर इज ए नेचुरल पॉल्यूशन caused by the microorganisms like virus, bacteria and protozoa. ठीक है, these natural pollution
can cause fishes and other water life to die. They can also cause serious illness to humans who drink from such waters. ठीक है? तो माइक्रोबियल पोल्यूशन इज ऑल्सो देयर, इसमें वाटर में, जिसमें कि तुम्हारा वायरसेस आता है, बैक्टीरिया आता है, प्रोटोजोआ आता है। ठीक है? अब क्या बोलता है कि दिस नेचुरल पोल्यूशन कैन कॉज फिशेस एंड अदर वाटर लाइफ टू डाई। एक तो मछली भी मार सकता है, एक वाटर लाइफ को भी खत्म कर सकता है। एक तरीके से सीरियस इलनेस है। ठीक है? जो इस पानी को पीता है उसको सीरियस इलनेस हो सकता है इसमें, माइक्रोबियल वाले में। करेक्ट? इसके बाद आता है तुम्हारा बीओडी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या बोलता है? द डिमांड फॉर O2 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंक्रीजिंग इनपुट ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज बीओडी ऑफ वाटर। ठीक है? फिर क्या बोलता है? द वाटर पोल्यूशन बाई ऑर्गेनिक वेस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बीओडी। सही बात है। अगर हम बात करें, जो ऑक्सीजन है उसका डिमांड तभी बढ़ेगा जब ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए तुम्हारा सफिशिएंट ऑक्सीजन मौजूद ना हो। तब ये पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा O2 का जो डिमांड है वो शूट अप कर जाएगा। करेक्ट? अब इसी संदर्भ में मैंने तुमको यूट्रोफिक, ओलिगोट्रोपिक, ठीक है, मेसोट्रोपिक, इन सब लेक्स के बारे में कभी बताया है या नहीं बताया? पहले ये बताओ, क्या इन सब चीजों पे चर्चा हुई थी? हाँ या ना? ये क्लियर कट करो, बताओ। Do we have got discussion on eutrophic, oligotrophic, these kind of terms? क्या इस पे बात हुई है हमारी? हाँ या ना? और अगर हुई है तो कृष्णा थोड़ा इस पे डिस्कशन करके बताओगे कि ओलिगोट्रोफिक, यूट्रोफिक होता क्या है? कैन यू डिस्कस? बताओ भाई, अगर पढ़े हो। यूट्रोफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, ओलिगोट्रोपिक क्या होता है, मेसोट्रोपिक क्या होता है, ये सारे जो टर्म्स में नाम ले रहा हूँ इनके बारे में मेरे को बताओ। करेक्ट करेक्ट, बताओ। लिखो, पढ़ भी रहा हूँ मैं चैट। खाली सुनना थोड़ी है, बताना भी है। इतने दिन से पढ़ रहे हो, क्या पढ़े हो बताना। ना ना ना, कृष्णा फिर वही टर्म यूज किया, मैं इतने बार समझाया हूँ। यूट्रोफिकेशन का मीनिंग कुछ और है, तुम उसका कॉज बता रहे हो। मैंने डेफिनेशन पूछा था।
ना, मैंने लेक के बारे में नहीं पूछा है। मैंने पूछा है कि तुमने यूट्रोफिकेशन का जो प्रोसेस बताया ना वो गलत बताया। यूट्रोफिकेशन ये जो प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट इन द वाटर बॉडी ये गलत है। ये उसका कॉज है। समझ रहे हो? यूट्रोफिकेशन क्यों होता है, उसका कॉज है इंक्रीजिंग इन द न्यूट्रिएंट, बट वो डेफिनेशन गलत है। मैं 100 टाइम्स इसको पढ़ा चुका हूँ कृष्णा, बट 100 टाइम्स तुम गलत करते हो इसको। ना, वो डेफिनेशन ही गलत है। व्हेन न्यूट्रिएंट इंक्रीज इन द वाटर का कोई मीनिंग आएगा ही नहीं। ये तुम सही बोल रहे हो, ओलिगोट्रोपिक में वेजिटेशन न्यूट्रिशन मीडियम और यूट्रोपिक में हाई न्यूट्रिएंट होता है। ये तुम सही बोल रहे हो, बट यूट्रोफिकेशन जो बोल रहे हो वो गलत है। यूट्रोफिकेशन का डेफिनेशन वो नहीं है। यूट्रोफिकेशन इसके वजह से होता है, ये चीज समझ में आता है। कॉज और डेफिनेशन दोनों चीजों में फर्क है। यूट्रोफिकेशन का सिंपल सा अर्थ है तुम्हारा एजिंग ऑफ वाटर बॉडी। एजिंग, बुढ़ापा। ठीक है? वाटर बॉडी में जब बुढ़ापा आ जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। भाई गूगल कोई भगवान नहीं है कि गूगल गूगलिंग करते रहोगे जब देखो तब। गूगल कोई भगवान नहीं है, तुम गूगल करते रहोगे जब देखो तब। ठीक है? तो एजिंग ऑफ वाटर बॉडी जो है, भगवान से कम, भगवान है ही नहीं भाई। भगवान से कम क्या है, भगवान है ही नहीं वो। भगवान के एक धूल के बराबर भी नहीं है गूगल। इंसान ने बनाया गूगल को, गूगल ने थोड़ी इंसान को बनाया। अरे तुम्हारा दिमाग सो गया है बोल के थोड़ी ना दुनिया सो गई है, ये मीनिंग है। जिसका दिमाग चल रहा है वो गूगल से भी तेज जा सकता है। अब है तो दिमाग का ही बनाया हुआ चीज ना। ह्यूमन का दिमाग सिर्फ 10% भी नहीं, 2% यूज करता है। वो 100% पे यूज करने लगे तो इंसान भी निकाल सकता है अपना। गूगल से भी ज्यादा चीज हो सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। सब चीज तो ह्यूमन ही बनाया है, किसी और ने थोड़ी बनाया है। तो एजिंग ऑफ वाटर बॉडी जो है, आइंस्टाइन ने एक वन पर यूज किया था। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया, ये तो अलग ही प्राणी है भाई। कहाँ से आ गई? प्रियंका सुधर जाओ, ठीक है? कहीं पे भी ना कुछ भी लाके घुसाड़ देते हो एकदम। क्या होगा तुम लोगों का? जीवन ही अंधकार है। चलो, बीओडी, सॉरी सर। ये क्या जी, कौन सा नशा है, सस्ता नशा है? आगे चले। बीओडी जो है,
बीओडी जैसे कि बोला अमाउंट ऑफ डिजल ऑक्सीजन नीडेड बाय organism in a water body to break down the organic material or biodegradable material एक सर्टेन टेम्परेचर ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में ही होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बीओडी का लेवल है वो बढ़ेगा अगर टेम्परेचर घटेगा। बीओडी का जो लेवल है वो तुम्हारा घटेगा अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा। थोड़ा बहुत है रिलेशन, तो ये याद रखना है। ठीक है, बाकी और क्या बता रहा है? तो बीओडी is indirect measurement of the concentration of organic contaminants. BOD analysis does not oxidize all the organic matter present in the waste. Only the organic biodegradable material that are biochemically degradable during daytime at 20 डिग्री सेल्सियस are oxidized. ठीक है, तो बीओडी में जब एनालिसिस वगैरह करते हैं कौन सा मेथड से करते हैं? रिंकलर मेथड। रिंकलर मेथड से बीओडी का एनालिसिस होता है, ये लिख लो। तो जो रिंकलर मेथड से बीओडी का एनालिसिस होता है वो सिर्फ डे टाइम में ही हो सकता है। ठीक है, therefore it is not a reliable method for measuring the pollution load in the water. यही समस्या है कि बीओडी को माप के हम ये नहीं बता सकते कि वाटर पोल्यूटेड है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड बताया कि द हायर द वैल्यू ऑफ बीओडी इट इंडिकेट्स लो डीओ कंटेंट सिंस बीओडी इज लिमिटेड टू बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से ही जुड़ा हुआ है। अब एक पानी का ग्लास ले लो और उसमें 5-6 साल तक ना प्लास्टिक डुबो के रखो, उसका जो बीओडी है वो एक समय के बाद उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो बीओडी से प्लास्टिक का कोई लेना देना ही नहीं है। तो उसमें क्या पोल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, बीओडी के बेसिस पे। ओके, इसके बाद तुम्हारा एक और है टर्म, जिसको हम बोलते हैं टर्म, क्या बोले, परमिसिबल लिमिट्स का क्राइटेरिया। किसके बेसिस पे? आईएस 10500। क्या है ये? स्टैंडर्ड है, ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड हैं, इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो 3-4 चीजें तुमको यहाँ पे दिखाई गई है। स्टैंडर्ड के नाम में यू कैन सी, एक तो परमिसिबल लिमिट बता रहा है और एक रिजेक्शन लिमिट बताएगा। तो मैं अगर बात करूँ टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स का, इसकी परमिसिबल लिमिट यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 2000 है। ठीक है, फिर बात आता है टर्बिडिटी का। टर्बिडिटी का 1 है और यहाँ पे 5 है। देन कम्स कलर, टीसीयू, परमिसिबल 5 है, 15 है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा टेस्ट एंड ऑर्डर, TON, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। फिर बात आता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, इसमें 500 है, इसमें 2000 है। देन कम्स अल्कलिनिटी, अल्कलिनिटी में 200 है, 600 है। पीएच में 6.5, 8.5, इसमें नो रिलैक्सेशन। पीएच का वैल्यू इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। फिर आता है तुम्हारा हार्डनेस, हार्डनेस में 200, 600। फिर आता है क्लोराइड कंटेंट, क्लोराइड कंटेंट में 250, 1000। फिर आता है फ्री एमोनिया,
फ्री अमोनिया में 0.15, 0.15। देन कम्स ऑर्गेनिक अमोनिया 0.3, 0.3। ठीक है, फिर आता है नाइट्रेट, नाइट्रेट में 45, 45। फिर आता है फ्लोराइड कंटेंट 1, 1.5। देन कम्स आयरन 0.1, 1। फिर आता है सल्फेट 200, 400। फिर आता है कैल्शियम 75, 200। तो ये रेंजेस है, यू कैन चेक। ये अलग अलग यहाँ पे रेंज दे रखा है जिससे आपका वैल्यूज डिटरमाइन कर सकते हो। करेक्ट। कैल्शियम, सल्फेट, आयरन, फ्लोराइड, नाइट्रेट, ऑर्गेनिक अमोनिया, फ्री अमोनिया, क्लोराइड कंटेंट, हार्डनेस, पीएच, एल्कलिनिटी, इन सब की जो वैल्यूज है, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, अब एक टोटल हार्डनेस का भी परमिसिबल लिमिट है जो कि है 600। ठीक है, हमने देखा है कॉज ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो रिजेक्शन होगा ही होगा। तो ये वैल्यू जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये IS 1050 है जो तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, ये लिमिट इतना पढ़ लो तो तुम्हारा आधे से ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए। करेक्ट। इसके बाद हम सर यूज डिफ्लेक्ट कलर। डिफरेंट कलर से क्या हो जाएगा भाई? पढ़ाई से मतलब है, डिफरेंट कलर से क्या हो जाएगा? कलर से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। ओके, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इसको डिस्कस करना है। सॉल्यूशन के बारे में चर्चा हो चुकी है, बीओडी सीओडी हो चुका है। हाँ, ये जो था ये चर्चा करना था। क्या था कि डीओ का वैल्यू देख रहे हो घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, डीओ का वैल्यू घट रहा है, तो बीओडी भी बढ़ेगा। ठीक है, हमने वो जो स्टेटमेंट था वो थोड़ा गलत था। वहां पे ना बीओडी नहीं घट रहा था, डीओ एक्चुअली में घट रहा था। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वो भी बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा उतना ज्यादा तुम्हारा वो ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा और क्या करेगा, तुम्हारा डिग्रेड करेगा। किसको? सब्सटेंस को। कौन सब्सटेंस को? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को जो एज ए वेस्ट वहां पे मौजूद है। करेक्ट। ठीक है, तो यही है मैक्सिमम डिग्रेड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वेरी विद टेम्परेचर। तो यही तुम्हारा फंडामेंटल है, देख सकते हो, बताने की जरूरत नहीं। आगे तुम ये कर्व है इसकी जरूरत है नहीं, फॉर्मूला याद रखो बीओडी का क्या है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल, और उसमें एक डाइल्यूशन फैक्टर भी यूज होता है। डाइल्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर प्लस डाइल्यूशन वाटर। ठीक है, ये है ऑक्सीजन सैग कर्व। इसको बोला जाता है ऑक्सीजन सैग कर्व। मतलब क्या है कि डिजोल्व ऑक्सीजन का रेट जब बढ़ेगा तब बीओडी की मात्रा घटेगी, क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड जैसे ही बढ़ जाता है तो बीओडी शूट अप कर जाता है। ऑक्सीजन का डिमांड का बढ़ने का कारण क्या होगा? ऑक्सीजन कम होगा। डिमांड किसी चीज का तभी होता है जब उसकी सप्लाई कम होती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे तुमको कम दिख रही है ना, इस जगह पे कम दिख रही है, इसलिए बीओडी जो है शूट अप कर रखा है। वहीं पे यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड अब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो बीओडी क्या कर रखा है, नीचे जा रखा है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई तोप मार कहानी नहीं है। ठीक है,
अब इसमें कुछ इक्वेशंस वगैरह पहले भी पढ़ा चुका हूँ, वापस से दिखा रहा हूँ, देख लो कि बीओडी अल्टीमेट का जो वैल्यू होता है वो बी 5 प्लस एल टी होता है। उसमें एल टी जो होता है वो बीओडी अल्टीमेट होता है, करेक्ट। तो बीओडी अल्टीमेट जो निकालने का फॉर्मूला है वो तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कैसे निकलता है, ठीक है। तो फॉर्मूला देख के तुम इसको पता कर लो कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। और ये जो इक्वेशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीओडी अल्टीमेट कैसे निकालते हैं, बीओडी अल्टीमेट इक्वल टू बीओडी 5 अपॉन 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन भी देख सकते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं। जैसे कि यहाँ पे बोलता है कि जो वेस्टलैंड है उसका अल्टीमेट बीओडी जो है वो 300 मिलीग्राम पर लीटर है एट 20 डिग्री सेल्सियस 5 डेज के बीओडी में। 5 दिन के बीओडी में उसका ये हालत है जिसमें कि तुम 200 मिलीग्राम पर लीटर का जो बीओडी 5 है वो देख रहे हो, जिसका रिएक्शन रेट कांस्टेंट 0.22 पर डे है। तो इसमें बीओडी 5 की जो वैल्यू होगी वेस्ट वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली बीओडी 5 निकालो, ठीक है। 300 दे रखा है, अल्टीमेट बीओडी 300 दे रखा है, 1 माइनस 0.22 करना है, 0.22 ले लो, 7 मत लो, 0.22 इंटू 5 कर लो, रिएक्शन रेट कांस्टेंट 5 दिन का निकालना है, 225 यहाँ आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब वो बोलता है कि अगर इसी को हम 25 डिग्री पे देखें तो कैसे देखेंगे, उसका एक अलग फॉर्मूला है के का। रिएक्शन रेट का बदल जाता है, जब तुम टेम्परेचर बदल देते हो तो रिएक्शन रेट भी बदल जाता है। तो रिएक्शन रेट का ओरिजिनल रिएक्शन रेट के साथ क्या फॉर्मूला है, K25 इक्वल टू K20 थीटा टू द पावर 25 माइनस 20। तो उससे ये वैल्यू बन के आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो 0.22 था ना, 0.22 उसको 0.277 पे रिप्लेस किया है। अगर ये जो टर्म नहीं दिया होता, 25 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया होता, वही 20 डिग्री सेल्सियस पे बोला होता, तो हम इतना कैलकुलेशन नहीं करते। हमको इतना कैलकुलेशन इसलिए करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बोला है। और थीटा की वैल्यू भी याद कर लो ताकि इजीली इसको निकाल सको। तो जब भी टेम्परेचर में चेंज देता है बीओडी 5 निकालने बोलता है वेस्ट का 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका फॉर्मूला बदल जाता है और अलग ही कहानी बनता है, ठीक है। और ये कहानी तुमको याद रखना है, एग्जाम में ये आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ओके। एक और क्वेश्चन देख सकते हो, क्या बोलता है, एज्यूम दैट द डाइल्यूशन फैक्टर पी फॉर ए अनसीडेड मिक्सचर ऑफ वेस्ट एंड वाटर इज 0.33। The DO mixture is initially 9 mgl and after 5 days it was dropped to 3 mgl. The reaction rate K has been found to be 0.22 per day. बहुत ही सिंपल है, BOD 5 इक्वल टू DO इनिशियल माइनस DO फाइनल अपॉन P, जिसमें कि 9 माइनस 3 अपॉन 0.03 200 ml, BOD अल्टीमेट की वैल्यू डालो, तुरंत निकल आएगा 300 mgl, ठीक है। इसमें तो कुछ बोलने की बात ही नहीं, सिंपली फॉर्मूला पुट गेट दी आंसर, ठीक है, 9 माइनस 3 करके, ठीक है। इसमें तो कुछ कहानी ही नहीं है। बीओडी 5 निकाला, बीओडी 5 से बीओडी अल्टीमेट निकाला फॉर्मूला डाल के, ठीक है। चलो, फिर इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रीम बैलेंस पे क्वेश्चन है, तो इसमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपली स्ट्रीम ए का फ्लो इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रीम है, और स्ट्रीम बी का फ्लो इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, उसके बाद स्ट्रीम का फ्लो,
फिर स्ट्रीम का फ्लो ही लेते हैं, कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं। ठीक है, ऐड कर लेते हैं बस। इसमें डाउनस्ट्रीम कंसंट्रेशन निकालने का बस एक ही फॉर्मूला है, तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क मान के चलो, ये क्वेश्चन तुमको मैं दे दूंगा, तो इसको होमवर्क लेके चल सकते हो। थोड़ी देर पॉज करके रखा हुआ है तो तुम लिख भी सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम जिस चीज के लिए बात कर रहे थे कि जो डीओ मेजर होता है वो कौन से मेथड से मेजर होता है, रिंकलर मेथड से। ठीक है, अब उसमें रिएजेंट क्या यूज होते हैं, MnSO4 2H2 मैंगनीज सल्फेट, KOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, कंसंट्रेशन H2SO4, स्टार्च इंडिकेटर। ठीक है, COD का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, 1.25 इंटू BOD। अब आता है तुम्हारा कैटेगोराइजेशन। अगर मैं बात करता हूँ अनट्रीटेड वाटर, एक बहुत ही गंदा पोल्यूटेड वाटर है जो कि बिल्कुल ही अनट्रीटेड है, तो उसकी जो BOD अपॉन COD की जो रेशियो होगी वो 0.3 से 0.8 होगी। वहीं पे अगर BOD TOC की रेशियो जो होगी 1.2 से 2 होगी। अगर प्राइमरी फिल्ट्रेशन हो गया है तो 0.4 से 0.6 एंड 0.8 से 1.2। और फाइनल एफ्लुएंट लास्ट में जो निकलता है एक ट्रीटमेंट प्लांट से, वो 0.1 से 0.31 के निकलता है, और BOD बाई TOC का रेशियो उसका 0.2 से 0.3 होता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये वैल्यूज काफी इंटरेस्टिंग है, ये देखने लायक है। तो इसमें आप पता कर सकते हो, अगर इस रेंज में आता है तो यू कैन से दैट इज BOD अपॉन COD इज अनट्रीटेड वन। ठीक है, इसके बाद पेस्टिसाइड्स की कहानी है। पेस्टिसाइड्स पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें उतना ज्यादा अब इंटरेस्ट करके पढ़ाने की जरूरत है नहीं। बस तुमको याद रखना है कि जो ऑर्गेनोक्लोरीन है वो ज्यादा परसिस्टेंट है, हर्बिसाइड भी ज्यादा परसिस्टेंट है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट से। तो ऑर्गेनोक्लोरीन जो है वो परसिस्टेंट होने की वजह से क्या हो सकता है, उसकी जो टॉक्सिसिटी है क्या होगी, कम होगी। ऐसा मत सोचो कि उससे ज्यादा होगी। परसिस्टेंट होने का मीनिंग ये नहीं है कि उसका जो टॉक्सिसिटी है वो ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रिलेटिवली लोअर टॉक्सिक होता है ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होता है वो ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, इतना बस याद रखो। वट पॉल्यूशन के जो मेन टॉपिक है वो इतने ही है। अब हम लोग थोड़ा सॉइल पोल्यूशन पे चर्चा करेंगे, और नॉइज पोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे चर्चा करने की जरूरत है। कुछ सॉइल पोल्यूशन के क्वेश्चन, कुछ नॉइज पोल्यूशन के क्वेश्चन बचे हैं, तो उनको हम अगले क्लास में देख के, ठीक है, हार्डली 2 क्लास में ही फिनिश हो जाएगा। सॉलिड वेस्ट 2 क्लास, स्टैट्स 3 क्लास, 5 क्लास यहाँ हो जाएंगे। 60 मिनट खत्म हो चुका है, 7th एंड 8th खत्म हो जाएगा। 9th एंड 10th बचता है, 10th में भी लिमिटेड ही चैप्टर्स है। 10th के लिए 2 क्लास चाहिए, बाकी 3 क्लासेस के लिए चाहिए। हाँ, 16 है, ठीक है, हो जाएगा। तुम्हारा जो टॉपिक्स है वो अक्टूबर से पहले फिनिश हो जाएंगे, विल फिनिश ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, मेजर मेजर टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद तो हमारे पास एक महीना रहेगा फॉर रिवीजन वर्क। रिवीजन वर्क में वी विल डिस्कस एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कर लेंगे। 20 साल के क्वेश्चन कर लेंगे भाई, कोई रुकेगा ही नहीं, सबके एग्जाम में मस्त मार्क आएंगे इस पर, कंफर्म। 20 साल के क्वेश्चन करके जाएंगे, अब कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लास। पेन दूसरा यूज करिए। आफ्टर सिलेबस तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में फंसते हो, न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं ना। न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स का ज्यादा बोलबाला है। ठीक है, लेकिन फिर वहीं घूम फिर के मैं पहुंच गया हूँ। आज तक कृष्णा नोट्स नहीं दिखाया ना प्रियंका दिखा रही है।
खाली थैंक्स बोल देते हैं। क्या होगा प्रियंका? तुम लोग का जो पर्सनल टच है ना टीचर से वो कटा हुआ है, इसलिए तुम लोग मेरे को डाउटफुल रहता है कभी कभी कि तुम लोग पढ़ भी रहे हो या नहीं। देखो वो भाग भी गया शायद। प्रियंका होगी। जानता हूँ। कृष्णा तो 2 मिनट भी नहीं रुकता है। और क्या होगा? वो तो प्रियंका मैंने इतने बार समझाया है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, यही नहीं। खैर, ध्यान दो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान दो, बहुत जरूरी है। पता नहीं पीवाई यूज कर रही हो या नहीं कर रहे हो। छोड़ो, मेरी बात छोड़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रही हो या नहीं कर रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहो, उनमें कमी नहीं होनी चाहिए। फिलर फॉर्म के जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं लास्ट बैच को। तो वो क्वेश्चंस देखो ना, उसको नेग्लेक्ट मत करो। उन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना शुरू करो। ऐसा नहीं होगा ना जैसे तुम लोग सोच रहे हो कि नहीं बस पढ़ दिया हो जाएगा सब। इतना इजी होता तो सब कुछ नहीं हो जाता। दिस इज इम्पॉसिबल। इधर पढ़ लिया और हो गया। ट्राई टू ब्रिंग स्ट्रेटेजी ऑन योर वर्क। ठीक है, टॉपिक्स पढ़ लेने से नहीं होगा कुछ। थ्योरी देख लिया, टॉपिक्स पढ़ लिया, इससे थोड़ी निकलेगा। टॉपिक्स को भी एप्लीकेशन पार्ट में लाना होगा। ठीक है, कोशिश करो कि अच्छे से एप्लीकेशन पार्ट में लेके आओ, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा जो प्रॉब्लम्स है। चलो।